नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश में 21 सितंबर से शुरू होने वाला विधानसभा का सत्र केवल 2 दिनों का ही होगा। पहले दिन दिवंगत सदस्य को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सत्र अगले दिन तक के लिए स्थगित हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिन बजट पर चर्चा होगी। जिन विधायकों को बुलाया जाएगा वो ही सदन में मौजूद रहेंगे। बाकी विधायक अपने घर से ऑनलाइन माध्यम से सत्र में शामिल हो सकेंगे। इस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी नहीं होगा। सत्र की व्यवस्थाओं को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला किया गया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि सत्र में विधायकों की तरफ से लगाए गए सवालों, ध्यानाकर्षण और 139 के तहत होने वाले लोक महत्व की चर्चा के विषयों के उत्तर विधायकों को लिखित रूप में दिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस बजट के लिए सहमत है क्योंकि सत्र में बजट लाना संवैधानिक जरूरत है। सदन को आहूत करेंगे, लेकिन एक सीमित दायरे में सदन होगा और जो सदस्य जुड़ना चाहेंगे उनको वर्चुअल के माध्यम से भी जोड़ा जाएंगे। इस संबंध में चर्चा जो संभव है, जो उचित है, हमने इस पर चर्चा करी है। केवल हम सहमत हैं बजट पर। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं, जो ध्यान आकर्षण दिया, इसका जवाब भी होए। जो मेन चर्चा हुई तो कोविड-19 के बारे में वहाँ पूरा जो ACS है मिस्टर सलमान, उनने वहाँ पूरा क्या स्थिति है आज की तारीख में वो बताया। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर महानगर क्षेत्र बनेंगे। शिवराज कैबिनेट ने इसके गठन को मंजूरी दी है। दोनों शहरों के आसपास के नगरीय निकायों को मिलाकर महानगर क्षेत्र बनाया जाएगा। इन क्षेत्रों के भविष्य की योजना भी मेट्रो लाइन के हिसाब से ही बनेगी। कैबिनेट ने इंदौर और पीथमपुर में नवीन सेक्टर 4 और 5 विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा ग्वालियर में दिव्यांगों के लिए स्टेडियम बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने स्टेडियम के लिए ₹1 में लीज पर जमीन देने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने सतही जल योजना और अटल भूजल योजना को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने विधानसभा में रखे जाने वाले कराधान अधिनियम संशोधन विधेयक और GST अधिनियम विधेयक को मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक में दिवंगत कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही 17 सितंबर को PM मोदी के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। तारीख परसों से है, उसके उपलक्ष्य में कल से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की भी बात कही। 18 तारीख को फसल बीमा योजना की राशि एक साथ किसानों के खातों में पूरे प्रदेश के अंदर डाली जाएगी। 19 तारीख को वन अधिकार पट्टे, 21 तारीख को ग्रामीण वेंडरों को 10,000 रुपया और 22 तारीख को किसान क्रेडिट कार्ड 0% ब्याज हेतु 800 करोड़ सहकारी बैंकों के खातों में डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे की जगह अब दूध दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने इसका ऐलान कर दिया है। सीएम शिवराज ने कहा कि कुपोषण दूर करने आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा नहीं बल्कि दूध दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा देने का विरोध सभी जगह किया जा रहा था। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने अंडा देने का फैसला लिया था, जिस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा था कि जल्द अंडा देना शुरू भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद पूरा प्रदेश भर में इसको लेकर सवाल उठने लगे थे। कई समाज के लोगों ने आंगनबाड़ी में अंडा देने का विरोध भी किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने अब अंडे के बजाय दूध देने का फैसला लिया है। सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जीत के लिए जी जान से जुटी कांग्रेस एक एक सीट को लेकर खास प्लानिंग कर रही है। इसी कड़ी में PCC चीफ कमलनाथ ने मादांता सीट को लेकर खास रणनीति बनाई है। उन्होंने हाल ही में पूर्व PCC चीफ अरुण यादव और कांग्रेस नेता अमिताभ मंडलोई से अलग अलग मुलाकात की और उनकी दावेदारी जानने की कोशिश की। खबर है कि निमाड़ अंचल की मादांता सीट से कांग्रेस पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव को चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि अरुण यादव के अलावा अमिताभ मंडलोई की भी मादांता सीट से दावेदारी है, लेकिन अरुण यादव की दावेदारी को ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। अरुण यादव निमाड़ क्षेत्र के कांग्रेस की तरफ से अकेले प्रभावशाली नेता हैं।
अब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे अरुण यादव जी हों या मंडलोई जी हों, सभी मिलकर रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से भारी बहुमत से मांधाता में चुनाव जीता जाए और मांधाता में जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, कांग्रेस की विजय सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 15 सीटों पर तो अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन बाकी के 12 सीटों पर नाम तय करने में पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। चंबल की 7 सीटों में सबसे ज्यादा पेच है। कांग्रेस की समस्या ये है कि वो दल बदलू नेताओं पर भरोसा करे या अपने नेताओं को टिकट दे। कांग्रेस की इस उलझन पर बीजेपी अब तंज कस रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वो जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट देगी। वैसे ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर सतीश सिकरवार, संत कृपाल सिंह, देवेंद्र शर्मा और राघवेंद्र शर्मा की दावेदारी बताई जा रही है। सतीश सिकरवार को कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी की सदस्यता दिलाई है। राकेश मावई और दिनेश गुर्जर मुरैना से दावेदार हैं। वहीं सुमावली से बसपा से आए अजय सिंह कुशवाहा या बलवीर सिंह डंडौतिया में से किसी एक को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। मेहगांव से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को टिकट मिल सकता है। सब आपको अभी जो है ना 9-9 पे कितने बाल सब सामने आ जाएंगे। अभी क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे क्यों नाम नहीं कर पा रहे हैं? क्या जो बाहर से बुलाए, क्या भरोसा नहीं? अब बेचारे धोखा दे रहे हैं उसको भी। वहाँ पैनल बना दिया है, लटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। क्या दल बदलियों पे या पुराने कांग्रेसियों पे भरोसा इसलिए वो? अब मुझे नहीं पता। कमलनाथ जी बिल्कुल लॉजिकल तरीके से काम करते हैं, मैनेजमेंट से काम करते हैं, सिस्टम से काम करते हैं। जितना आवश्यक था उतने उन्होंने सर्वे कराए और कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राथमिकता है, हमें आज की तारीख में विनेबल कैंडिडेट चाहिए और विनेबल कैंडिडेट जैसे ही मिलेगा आप देखेंगे कि सूची जारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने उपचुनाव से पहले भजन मंडलियों को सौगात दी है। अब प्रदेश के गांव में फिर से ढोल मंजीरे बजने लगेंगे। दरअसल कांग्रेस शासनकाल में वापस हुई ढोल मंजीरों की राशि शिवराज सरकार अब वापस भजन मंडलियों को देने जा रही है। 26 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान भजन मंडलियों को 30 करोड़ रुपए देंगे। ये राशि भजन मंडलियों को ढोल मंजीरे खरीदने के लिए पंचायतों को दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले बीजेपी की सरकार ने भजन मंडलियों के लिए 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायतों को 25 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आचार संहिता लगने से ढोल मंजीरे की खरीदी नहीं हो पाई थी और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने पंचायतों से ये राशि वापस मांग ली थी। उस दौरान बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया था और अब उपचुनाव से पहले एक बार फिर भजन मंडलियों के लिए राशि जारी होने जा रही है। का परिणाम है कि कोरोना महामारी भयावह। इधर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर आगमन पर काले झंडे दिखाने वाले एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव सचिन द्विवेदी को कलेक्टर ने जिला बदर कर दिया है। वहीं जिला बदर करने की कार्रवाई पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कलेक्टर की कार्रवाई की अनुचित बताते हुए इसे प्रशासनिक आतंकवाद भी बताया। इस मामले पर सचिन द्विवेदी का कहना है कि सिंधिया और शिवराज ने यह कार्रवाई जानबूझकर कराई। उन्होंने कहा कि जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति संगीता शुक्ला का विरोध करने पर यह किया गया। सचिन द्विवेदी पे मामला दर्ज हो गया है और उसको जिला बदर कर दिया गया है। मुझे नहीं मालूम ये चीजें। भाजपा का सवाल है, ये मुझे लगता है उनका पहला कृत्य नहीं है। वो व्यक्तिगत रूप से विंडिक्टिव राजनीति करते हैं और उनको लगता है कि इस तरह की विंडिक्टिव राजनीति करके वो प्रभावित कर पाएंगे लोगों को। लेकिन आज के दौर में मैं इनको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर कोई भी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करता है तो जनता का जो रुख है वो बिल्कुल उसके खिलाफ हो जाता है। एमपी में राजगढ़ जिले के ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दांगी का इलाज दिल्ली के मेदांता अस्पताल में चल रहा था, जहां मंगलवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। गोवर्धन दांगी के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। कमलनाथ ने दांगी की मौत की वजह भोपाल के चिरायू अस्पताल को भी जिम्मेदार ठहराया। कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोवर्धन दांगी के कोरोना संक्रमित होने पर चिरायू अस्पताल ने इलाज में लापरवाही की, लिहाजा दांगी की हालत बिगड़ने लगी और उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां उनकी मौत हो गई। कांग्रेस सरकार ने मंत्री रहे पीसी शर्मा ने भी दुख जाहिर करते हुए कहा कि गोवर्धन दांगी समाजसेवी होने के साथ ही कुशल राजनेता भी थे। समाज सेवक थे, बहुत सरल स्वभाव के सीधे साधे व्यक्ति थे। इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के जनप्रतिनिधि
हमारे आज की राजनीति में बहुत कम है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गोवर्धन डांगी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वर्तमान में विधायक थे, बहुत जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे और जन सेवा की जो भावना उनमें थी, इस तरह के जनप्रतिनिधि आज के युग में बहुत कम मिलते हैं। सीधे रुक करेंगे इस वक्त हटा का, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हटा में जय बजरंग फर्म पर जीएसटी विभाग का छापा पड़ा है। सतना और सागर की टीम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है। आपको बता दें करीब 62 लाख के रिटर्न जमा नहीं होने का खुलासा भी हुआ है। रिटर्न और टैक्स चोरी की शिकायतों पर यह कार्रवाई की गई है। हटा में जीएसटी विभाग का ये बड़ा छापा पड़ा है। आपको बता दें जय बजरंग फर्म पर छापेमार की कार्रवाई हुई है। सतना और सागर की टीम जो है वो दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है और इस बात का खुलासा हुआ है कि करीब 62 लाख रुपए के रिटर्न जमा नहीं करवाए हैं फर्म ने। रिटर्न और टैक्स चोरी की शिकायतें थी और इस पर ही ये कार्रवाई की गई है। अनूपपुर के संयुक्त कलेक्टर रमेश सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। रमेश सिंह ने कल पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात की थी। विधानसभा उपचुनाव लड़ सकते हैं रमेश सिंह, तो ये बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने विश्वनाथ सिंह को अनूपपुर से प्रत्याशी बनाया है। चयनित प्रत्याशी में कांग्रेस बदलाव कर सकती है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। अनूपपुर के संयुक्त कलेक्टर रमेश सिंह का इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है। रमेश सिंह ने कल पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात की थी और विधानसभा उपचुनाव भी लड़ सकते हैं रमेश सिंह। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंडौतिया जुड़ रहे हैं। सुधीर, कांग्रेस की ओर से ये चुनाव अनूपपुर से प्रत्याशी जो है वो पूर्व कलेक्टर बनाए जा सकते हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो काफी जो अनूपपुर के शेड्यूल के अपर कलेक्टर रमेश सिंह और इन्होंने कल ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की थी। उसके बाद में आज इस्तीफा इन्होंने सरकार को सौंपा था, जो कि मंजूर कर लिया गया और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अनूपपुर से कुछ उलटफेर कर सकती है, क्योंकि फिलहाल अगर बात किया तो कांग्रेस की ओर से विश्वनाथ सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं अनूपपुर विधानसभा से, जो कि मंत्री बिताऊलाल सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस को उम्मीदवार है। लेकिन उनके टिकट को बदलने की कवायद अब इस इस्तीफे के बाद में ज्यादा जोर पकड़ने लगी और ये माना जा रहा है कि रमेश सिंह की लोकप्रियता का फायदा कांग्रेस लेना चाहती है, लिहाजा अनूपपुर में टिकट बदलकर रमेश सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये भी कयास इस इस्तीफे के बाद से लगाए जा रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे थे, अनूपपुर से संयुक्त कलेक्टर प्रत्याशी के तौर पर उतारे जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। चलिए, इधर बालाघाट के गढ़ी थाना क्षेत्र के बसपेरा के जंगल में कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में हुई झाम सिंह धुर्वे को मौत पर आदिवासी समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसे लेकर नाराज सैकड़ों आदिवासियों ने रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। आदिवासी समाज ने 15 दिन के अंदर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और एसपी को हटाने की मांग की है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग रखी। बता दें कि बीते 6 सितंबर को गढ़ी थाना क्षेत्र के बसपेरा के जंगल में कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी। 7 सितंबर को मौके से झाम सिंह की लाश बरामद की गई थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि झाम सिंह की मौत पुलिस की गोली से हुई या नक्सलियों की गोली से। इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है। हम चाहते हैं कि परिवार की तरफ से एक 302 का मामला कायम हो, उन लोगों पे जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया और उसकी जांच हो, उस पर मामला पंजीबद्ध हो, यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय को हटाया जाए और जितनी भी अभी नक्सली मूवमेंट के नाम पे आदिवासियों को फंसाया गया है उसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो। अभी हम उसमें 1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। उनको 1 लाख रुपए की राशि रेड क्रॉस से माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार उनको दे दी गई है और बाकी जो लाभ होता है सर्कुलर के अनुसार, यदि उनकी मृत्यु किसी नक्सली व्यक्ति के द्वारा की हुई पाई जाती है तो उनको 8,25,000 रुपये जो कि एट्रोसिटी के अंतर्गत दिए जाते हैं वो, और उसके अलावा जो एक शासकीय सेवा में नौकरी भी उनको दी जा सकती है। बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस नेता अजय सिंह के बेटे अरुणोदय सिंह के तलाक का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अरुणोदय सिंह की विदेशी पत्नी ली एनी एल्टन ने अरुणोदय को भोपाल फैमिली कोर्ट से मिले तलाक को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ली ने याचिका में आरोप लगाया है कि अरुणोदय ने उन्हें जानकारी दिए बिना उनसे तलाक ले लिया और भोपाल फैमिली कोर्ट ने उनके खिलाफ तलाक का एक पक्षीय आदेश भी पारित कर दिया। ली की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल फैमिली कोर्ट से 15 दिन में अरुणोदय सिंह के तलाक से जुड़ा
पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। अरुणोदय की विदेशी पत्नी ने आरोप लगाया है कि अरुणोदय ने उन्हें सिर्फ पालतू डॉग्स की लड़ाई से होने वाले विवादों के चलते तलाक दिया। शादी के टाइम पत्नी जो थी वो कनाडा से अपने साथ एक कुत्ता लेके आई थी और इधर हस्बैंड के पास ऑलरेडी 2-3 कुत्ते थे बड़े। तो वो कुत्ते की जब लड़ाई होती थी उसके कारण हस्बैंड और वाइफ में नोकझोंक होती थी। तो इसके खिलाफ मैंने वाइफ की तरफ से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।